अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हुप। आज हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है डिस्क और हुप के लिए। और इसके अलावा हमने ये देखना है कि जब डिस्क और हुप जो है वो इंक्लाइंड प्लेन पर मूव कर रही होती हैं तो इनकी वेलोसिटीज़ में क्या चेंज आता है, मतलब इनकी वेलोसिटीज़ जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं कि डिस्क क्या है। बेटा ये जो आपको फिगर नज़र आ रही है ये है डिस्क और ये है हुप। ठीक है, डिस्क जो है ये मतलब कंप्लीटली है और हुप जो है ये होलो है। ठीक है, मतलब ये अंदर से खाली है, जबकि जो डिस्क है बेटा वो मुकम्मल है। ये कह सकते हो कि ये होलो नहीं है, जबकि हुप जो है वो होलो है। तो अब हमने क्या करना है, हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है डिस्क के लिए भी और हुप के लिए भी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क, सबसे पहले डिस्क की कैलकुलेट करते हैं। बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आपको पता है आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है। एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क इज, बेटा डिस्क का आपने याद रखना है, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मतलब जो आई है वो किसके इक्वल आता है, हाफ एम आर स्क्वायर। ये आपने याद रखना है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होता है हाफ एम आर स्क्वायर के। तो बेटा ये जो ऊपर इक्वेशन है यहाँ आई की वैल्यू पुट कर दो। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ, आई की जगह आ जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़। तो थोड़ा सा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। बेटा टू टू ज़ा फोर, 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब हमें पता है कि v जो है वो आर ओमेगा के इक्वल है। तो देखिए बेटा यहाँ आपके पास r भी है और ओमेगा भी है, मतलब यहाँ r ओमेगा का स्क्वायर है, तो r ओमेगा की जगह v पुट कर दो और साथ v का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपने क्या किया, ये आपने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली, किसके लिए, डिस्क के लिए। चलें अब करते हैं हुप के लिए। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुप, एज वी नो दैट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ ओमेगा आई ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होती है, मतलब इनका फॉर्मूला सेम रहेगा। लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना आई वो डिस्क के लिए हाफ एम आर स्क्वायर होगा और हुप के लिए एम आर स्क्वायर होगा। ठीक है, हुप के लिए एम आर स्क्वायर जबकि डिस्क के लिए हाफ एम आर स्क्वायर, मतलब हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। तो अगेन आपने क्या करना है, यहाँ आई की वैल्यू पुट कर दे। तो हाफ आई की जगह क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़। तो हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हमें अगेन पता है कि वी किसके इक्वल है, आर ओमेगा के। तो यहाँ आर ओमेगा की जगह वी आ जाएगा और साथ उसका स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास जो है हुप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। व्हेन बोथ मूव्स डाउनवर्ड ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम हाइट एज। देखिए बेटा ये आपने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया है। ठीक है, इस तरह का जो प्लेन होता है उसको इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। बेटा इसकी जो हाइट है वो है एज। ठीक है, इसके बॉटम से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या है, एज। यहाँ यही वाली डिस्क और हुक को आपने यहाँ रख दिया है और एक साथ उनको छोड़ दिया है और वो इंक्लाइंड प्लेन पर मूव कर रही हैं। देन इट हैज़ बोथ द रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। देखिए बेटा आप देखेंगे ये हुप और डिस्क जो है वो सर्कुलर फॉर्म में है। तो बेटा ये देखिए यहाँ डिस्क जो है, डिस्क और हुप अपने एक्सिस के अलोंग भी रोटेट करेंगी और साथ साथ वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास है डिस्क जो है या हुप जो है ये रोटेशनल एनर्जी भी परफॉर्म कर रहे हैं और मतलब रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रहे हैं और ट्रांसलेशनल मोशन भी। रोटेशनल का मतलब कि ये लूप जो है या डिस्क और हुप जो है ये अपने एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रही है और इसके साथ साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है, मतलब नीचे की तरफ भी आ रही है और अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है। तो जब ये अपने एक्सिस के गिर्द घूमेगी तो इसमें रोटेशनल एनर्जी होगी और जब ये साथ साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेगी तो इसके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन होगी। इसका मतलब है कि डिस्क और हुप के अंदर इस वक्त रोटेशनल एनर्जी भी है, रोटेशनल मोशन भी है और क्या है, काइनेटिक मोशन। मतलब ये कह सकते हो कि इसमें रोटेशनल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। तो अगर हम दोनों के लिए जो है वो टोटल एनर्जी निकालना चाहें तो हमें क्या करना होगा, डिस्क की रोटेशनल और काइनेटिक एनर्जी को ऐड करना होगा। ऐसे ही हुप की जो है रोटेशनल और काइनेटिक एनर्जी को ऐड करके हम इनकी जो है वो टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो
बेसिकली देखें, पोजीशन इन्वॉल्व हो गई है। पहले डिस्क और हुप इस पोजीशन पर थी, फिर ये मूव करते हुए, दोनों मूव करते हुए इस पोजीशन पर आ गई। पोजीशन चेंज हुई है तो इसका मतलब है कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। आपको पता है एनर्जी ड्यू टू पोजीशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पोजीशन इन्वॉल्व हो रही है तो क्या होगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी में जो मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। मतलब डिस्क और हुक की रोटेशनल और काइनेटिक जो है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल और ट्रांसलेशन का जो सम होगा वो किसके इक्वल आएगा, पोटेंशियल एनर्जी के। क्यों, क्योंकि डिस्क और हुप जो है वो इस पोजीशन से नीचे की तरफ जा रही है, मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। तो अब हम करते हैं स्पीड निकालते हैं डिस्क की, फिर उसके बाद निकालेंगे उसकी हुप की। पहले डिस्क की देख लेते हैं। चलिए, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अभी आपने कैलकुलेट की 1/4 mv² के। ये देखें, अभी डिस्क के लिए आपने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाली थी 1/4 mv² के, तो उसने वही लिखी है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर डिस्क इज इक्वल टू 1/4 mv² के। अब इसने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आएगी, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसलेशनल है तो बेटा आपको पता है ½ mv², रोटेशनल है तो उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दें। तो देखिए mv² दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, पीछे क्या बचा 1/2 प्लस 1/4। एलसीएम लिया 4 आ गया, सॉल्व किया तो 2 + 1, 2 का टेबल 4 2 टाइम पढ़े तो 4 आता है, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 4 का टेबल 1 टाइम पढ़े तो 4 आता है, तो 1 के साथ इसको मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3/4 v²। mgh हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आती है, mgh की। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की जगह क्या आ जाएगा, mgh। अब देखिए मैस मैस के साथ कैंसिल आउट, ठीक है, इस मैस के साथ कैंसिल आउट कर दें, पीछे बचा gh 3/4 v²। आपने क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। तो बेटा v² को इधर ही रहने दें, 4 डिवाइड हो रहा तो जाके मल्टीप्लाई, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा दूसरी साइड पे जाके डिवाइड। तो v² किसके इक्वल आ जाएगा, 4gh/3। आपने क्या निकालना है, v निकालना है। आपके पास v का स्क्वायर है तो बेटा बोथ साइड आप स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 4gh/3। ये आपके पास जो है वो स्पीड आ गई किसकी, डिस्क के लिए। चलें, ऐसे ही अब आपने क्या करना है, ऐसे ही आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है हुप के लिए। स्पीड ऑफ हुप, सबसे पहले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। बेटे यहाँ डिस्क की जगह हुप आएगा, ठीक है, हुप की आपने लिखनी है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर हुप इज, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। ये भी आपने पीछे निकाल ली है। ये देखें, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुप की क्या है, ½ mv²। तो यहाँ भी आपने ½ mv² ही लिखनी है। तो यहाँ आ गई ½ mv²। फिर आपने क्या करना है, इसी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। तो चलें, रोटेशनल जो है ट्रांसलेशन की जगह ½ mv², रोटेशनल की जगह भी ½ mv²। 1/mv² कॉमन ले लें तो पीछे क्या बचेगा, 1/2 + 1/2। तो बेटा ये आप इसे ऐड करोगे तो ये 2/2 ही बनेगा, तो 2 2 के साथ कैंसिल आउट होके इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। हाफ प्लस हाफ आपको पता है 1 के इक्वल होता है। mgh इज इक्वल टू mv²। तो यहाँ बेटा m के साथ कैंसिल आउट, gh इज इक्वल टू v²। तो यहाँ v निकालना है, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो v इज इक्वल टू gh का स्क्वायर रूट। अभी जो पीछे इक्वेशन देखी है जिसमें आपने डिस्क के लिए निकाला है और ये हुक के लिए, shows that the velocity of the disc on reaching the bottom of the inclined plane is greater than hoop। मतलब डिस्क जो है वो पहले मतलब ज़्यादा स्पीड के साथ पहुंचेगी जो है वो बॉटम एंड पर, और जो है हुप जो है ये बाद में पहुंचेगी। क्यों, क्योंकि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम था और इसलिए उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। अब चूँकि हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था इसलिए इसकी स्पीड क्या होगी, कम। तो इसलिए डिस्क जो है वो बॉटम पर पहले पहुंचेगी एज़ कम्पेयर टू डिस्क, सॉरी बेटा हुप। अब आपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ना है और मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है एंड पीरियड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट। कि जब आप किसी सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट में रखते हो तो उसकी वो किस वेलोसिटी के साथ जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी, और इसके अलावा सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या हैं।
आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर द मैन मेड ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स हैं जो इंसान बनाता है, ठीक है, और जो अर्थ के अराउंड एक स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, इनको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स कैन बी लॉन्च फ्रॉम अर्थ सरफेस टू सर्कल द अर्थ बाय मींस ऑफ रॉकेट। क्या करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होते हैं वो अर्थ सरफेस के मतलब करीब जो ऑर्बिट होगा वहाँ रॉकेट के थ्रू जो है उसको वहाँ रख दिया जाता है ताकि वो अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर सके। The satellites they are kept into their orbit by gravitational attraction of Earth। तो इनको रखा कैसे जाता है, इनको ऑर्बिट्स में इस तरह रखा जाता है कि अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ जो है जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। द सैटेलाइट विच आर नियर द अर्थ हैव द एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर तो सैटेलाइट अर्थ के बिल्कुल करीब है तो बेटा इसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, लेकिन दे वुड फ्लाई ऑफ इन द स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू द अर्थ। लेकिन उस केस में अगर ऐसा नहीं होता, सैटेलाइट जो है वो अर्थ के करीब नहीं है, अर्थ से दूर है, तो बेटा वो जैसे स्ट्रेट लाइन में वो जो है वो रिवॉल्व करेंगे और उनकी जो है लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो प्रेजेंट होगी। अब हमने क्या करना है, क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है। द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू एन ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। जी बेटा, सैटेलाइट को अर्थ के करीब या नियरेस्ट ऑर्बिट में रखने के लिए आपको जो मिनिमम वेलोसिटी की ज़रूरत होती है वो क्या कहलाएगी, क्रिटिकल वेलोसिटी। बेटा ये देखिए, ये आप देख सकते हैं एक सैटेलाइट ऑर्बिट दिखाया गया है, ये जो है अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और अर्थ के करीब ये अराउंड ये ऑर्बिट्स हैं और सैटेलाइट्स जो है वो इस ऑर्बिट के अलोंग जो है वो रोटेट करेगा, ठीक है। Consider a satellite of mass m moving with velocity v close to the earth in a circle of radius r। देखिए बेटा, इस अर्थ के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लेते हैं r, ठीक है। ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और ये अर्थ के अराउंड ऑर्बिट्स बना दिए हैं और आपने क्या किया, और जो सैटेलाइट है उसको इस ऑर्बिट में रख दिया है। इस ऑर्बिट का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो है कैपिटल आर, और जो सैटेलाइट आपने लिया है उसका मैस ले रहे एम है, वो मैस एम और वेलोसिटी वी के साथ इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। चूँकि ये ऑर्बिट एक सर्कल ही है तो बेटा इसका रेडियस है आर। द सेंटीमीटर फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट इज़। अब देखिए ऑर्बिट जो है वो सर्कल में अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो आपने पढ़ा है कि जब कोई बॉडी सर्कल में रिवॉल्व करती है तो उसको सेंटीमीटर फोर्स की ज़रूरत होती है। अब बेटा यहाँ सेंटीमीटर फोर्स कहाँ से आएगी, अर्थ जो है वो सैटेलाइट को नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगी ताकि सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर सके। तो बेटा उस सेंटीमीटर फोर्स को लिखेंगे F इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। देखिए पहले जो आपने आर पढ़ा वो स्मॉल आर था, क्योंकि जिस चीज़ की आप बात पीछे कर रहे थे, जो सर्कल आपने लिया था उसका रेडियस स्मॉल आर था, लेकिन यहाँ जो सर्कल लिया है उसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, इसलिए आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख रहे हो। दिस फोर्स बीइंग प्रोवाइडेड बाय इट वेट, इसका ये सेंटीमीटर फोर्स जो है वो किस वजह से आएगी, उसके ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से। तो वही आप ये कह सकते हो अर्थ की वजह से जो है वो ग्रेविटेशन सेंटीमीटर फोर्स जो है वो दी जा रही है। तो बेटा एफ़ क्या हो जाएगा, एफ़ जो है वो एम जी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि वेट है, वेट एम जी के इक्वल होता है, एम स्क्वायर आर एज इट इज़। आर की वैल्यू आपको पता है, अर्थ का रेडियस 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है। तो बेटा यहाँ एम एम के साथ कैंसिल, तो जी किसके इक्वल आ गया, वी स्क्वायर ओवर आर के। यहाँ वी हमारे पास जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, आर हमारे पास अर्थ का रेडियस है और जी हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो 10 फ्रॉम इक्वेशन 2, अगर इस इक्वेशन से हम v निकालना चाहें, वी स्क्वायर आर यहाँ डिवाइड होगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, आपने v निकालना है तो बेटा बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो v किसके इक्वल आएगा, जी आर के। जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और r आपको पता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, जी की वैल्यू पुट की, r की वैल्यू पुट की, तो बेटा क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 7900 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लें।
उसके बाद है बेटा, अब आपने क्या करना है, आपके पास क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई। दिस इज़ द मिनिमम वेलोसिटी नेसेसरी टू मूव द सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सके तो हमें उसको इतनी वेलोसिटी देनी होगी। दिस इज़ कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। अब हमने क्या करना है, टाइम पीरियड भी निकालना है। द टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड एज टी इज़ इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। बेटा सर्कमफेरेंस में क्या चीज़ आ जाती है, ये पूरी चीज़, ये सर्कल का पूरा एरिया जो है वो क्या कहलाएगा, उसका सर्कमफेरेंस कहलाएगा। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर आपको पता है, और वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट्स। तो देखिए सर्कमफेरेंस की जगह आ जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, क्योंकि सर्कल है तो बेटा सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है डिवाइडेड बाय वी। देख ना, ये अर्थ और अर्थ के करीब जो ऑर्बिट्स है वहाँ सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। और पहले आपने जो लिया वो बिल्कुल अर्थ के करीब ऑर्बिट था। ये बेटा ये तब आपने फिगर लेनी है जब सैटेलाइट का अर्थ से डिस्टेंस जो है वो एच हो। चलें, अब आप पाई की वैल्यू आपको पता है 2 पाई आर ओवर वी आ गया। तो टी बेटा किसके इक्वल आता है, एस ओवर वी के। मतलब एस इज इक्वल टू वी टी, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, उसमें से टी निकालो एस ओवर वी। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 एज इट इज़, पाई की जगह 3.14, आर की वैल्यू भी है, वी की आपने निकाल ली है, टाइम पीरियड इतना आपके पास आ गया। तो ये सेकंड्स में है, अगर मिनट में निकालना चाहें तो इसको 60 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास 84 मिनट्स आ जाएंगे। इफ़ द सैटेलाइट्स मूव एट अ हाइट एज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीजेज। देखिए बेटा, पहले आपने देखा कि जो सैटेलाइट जो था वो, देखिए ये अर्थ थी और अर्थ के करीब ऑर्बिट था। ठीक है, अर्थ और इस ऑर्बिट के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम था, इसलिए जी की वैल्यू हमने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया है। लेकिन अगर आप आगे ज़रा देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, ये देखें, यहाँ अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब अर्थ सैटेलाइट एक ऐसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है जिसकी अर्थ से हाइट जो है वो एच है, अर्थ का रेडियस आर और अगेन हाइट एच। तो जब हम इसके लिए आर लिखना चाहेंगे तो हम आर में एच को ऐड करेंगे, और चूँकि बॉडी अर्थ से दूर है तो बेटा जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, तब आप 9.8 नहीं ले सकते। Thus, higher the satellite, the slower will be the required speed and longer it will take to complete one revolution around the earth. तो जितना सैटेलाइट जो है वो दूर होगा उसकी जो है स्पीड उतनी ही, मतलब स्लोअर विल बी द, कम स्पीड की उसको ज़रूरत होगी, और ये ज़्यादा टाइम लेगा अर्थ के अराउंड अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करने में। तो क्लोजेस्ट ऑर्बिट सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ एट अ हाइट ऑफ अबाउट 400 किलोमीटर। तो जो क्लोजेस्ट ऑर्बिट होता है सैटेलाइट का उसकी हाइट होती है 400 किलोमीटर। तो जी बेटा, आज का हमारा बस यही टॉपिक था। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो बेटा आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।